हे गाइस, वेलकम बैक टू सीबीएसई गुरु ई स्कूल क्लास 9th। हम सॉल्व कर रहे हैं चैप्टर 7 ट्राइंगल्स को। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, लास्ट लेसन में हमने पढ़ा था ASA कॉन्ग्रुएंस रूल, जो कि थ्योरम 7.1 के अंडर आता है, और हमने उस थ्योरम का प्रूफ देखा था विद ऑल द केसेस, केस 1, केस 2 एंड केस 3। अब आज हम चैप्टर 7 को आगे पढ़ने वाले हैं, यानी कि आज का वीडियो होने वाला है AAS कॉन्ग्रुएंस रूल पर। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को, जिसमें हम AAS कॉन्ग्रुएंस रूल को डिटेल में पढ़ने वाले हैं बिना किसी देरी के। सो गाइस, AAS कॉन्ग्रुएंस रूल का मतलब क्या होता है? यहाँ पर बेसिकली AAS का फुल फॉर्म आएगा हमारे पास एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। सो ये AAS कॉन्ग्रुएंस रूल जो है ना, वो ASA कॉन्ग्रुएंस रूल का कोरोलरी है। कोरोलरी का क्या मतलब है, आगे देखते हैं। अब इस स्लाइड पर मैंने लिखा है थ्योरम 7.1 कोरोलरी। इसका मतलब होगा कि थ्योरम 7.1 का जो रिजल्ट है, उस रिजल्ट से जो थ्योरम प्रूव होगा वो उस पर्टिकुलर थ्योरम का कोरोलरी कहलाएगा। इसीलिए AAS कॉन्ग्रुएंस रूल ASA कॉन्ग्रुएंस रूल का कोरोलरी है। बट AAS कॉन्ग्रुएंस रूल है क्या, उसकी डेफिनेशन यहां पर दिख रही है आपको। डेफिनेशन सेज दैट टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट if any two pairs of angles and one pair of corresponding sides are equal. We may call it as AAS congruence rule. अब यहां पर डेफिनेशन में ध्यान देने वाली बात यह है कि ASA congruence rule में हमें कहा था कि टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड कहा था, बट इस थ्योरम में यानी कि AAS थ्योरम में हमें कहा जा रहा है कि टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट if any two pairs of angles and one pair of corresponding sides। हमें ये स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि वो इंक्लूडेड साइड होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अगर ये स्पेसिफाई नहीं किया है तो इसका मतलब क्या होगा? AAS कॉन्ग्रुएंस रूल फिर ASA कॉन्ग्रुएंस रूल से अलग कैसे हुआ, उसको हम इस स्लाइड पर इस डायग्राम के हेल्प से पढ़ेंगे। अब लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको ये दोनों ट्राइंगल्स दिए थे, जिसमें येलो और ब्लू ट्राइंगल थे। मैंने कहा था एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, एंगल C इज इक्वल टू एंगल F, और लास्ट लेक्चर में हमारे पास था BC इज इक्वल टू EF। अगर ये कंडीशन है तो हमारे पास जो कॉन्ग्रुएंस रूल आता है वो आता है ASA कॉन्ग्रुएंस रूल, लेकिन हम यहाँ पढ़ रहे हैं AAS कॉन्ग्रुएंस रूल। तो AAS कॉन्ग्रुएंस रूल को ASA कॉन्ग्रुएंस रूल से तो डिफरेंट ही है, इसीलिए हम अलग से पढ़ रहे हैं। तो इसमें डिफरेंस क्या है वो देखते हैं। ASA कॉन्ग्रुएंस रूल में हमने ये तीन चीजें देखी थी। अब यहाँ AAS कॉन्ग्रुएंस रूल में एंगल P इज इक्वल टू एंगल E, ये हमें पता है। एंगल C इज इक्वल टू एंगल F, ये भी हमें पता है। लेकिन अब BC साइड के अलावा जो बाकी दो साइड्स है ना, उनको लेंगे। यानी कि इन दोनों एंगल के बाद अगर AB इज इक्वल टू DE दे रखा है तो इस कंडीशन में हमें AAS कॉन्ग्रुएंस रूल लगाना है। अगर हमें दे रखा है कि AC इज इक्वल टू DF तो भी हम AAS कॉन्ग्रुएंस रूल ही लगाएंगे। लेकिन अगर हमें वापस दे दिया दैट BC इज इक्वल टू EF तो वहां पर AAS कॉन्ग्रुएंस रूल नहीं ASA कॉन्ग्रुएंस रूल लग जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया दोनों की डिफरेंस। अब आगे बढ़ते हैं, इस थ्योरम को प्रूव कैसे करेंगे। अब इसको प्रूव करने के लिए हमारे पास क्या है, फॉर एग्जाम्पल हम पहले तीनों कंडीशन ले लेते हैं। हमने लिया एंगल B इक्वल टू एंगल E, एंगल C इक्वल टू एंगल F, और हम कोई भी एक साइड ले लेंगे AB AC या DE DF में से। मैं यहाँ लेती हूँ AB इज इक्वल टू DE, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स लेनी है। अब इन तीनों कंडीशन के बाद हमको प्रूव करना है दैट ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF। यही हमारा प्रूफ होगा।
प्रूफ कैसे करेंगे वो देखते हैं हम अगली स्लाइड पर। हमने लिख दिया कि हम प्रूफ लिख रहे हैं। अब लास्ट लेक्चर में जैसे हमने थ्योरम 7.1 में एएसए कॉन्ग्रुएंस रूल को प्रूव किया था, उसी तरीके से उसी लैंग्वेज को यूज करते हुए इसको प्रूव करेंगे। हम लिखेंगे लेट अस अज्यूम दैट वी हैव two triangles, we have two triangles, namely triangle ABC and triangle DEF, such that क्या हमने क्या क्या कंडीशंस ली है वो आई होप आपको याद होगी। हम यहाँ लिखते हैं जल्दी से, सच दैट एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल DEF। आई होप आपको याद है, मैंने लास्ट थ्योरम को प्रूव करते टाइम बताया था कि थ्योरम जब भी हम प्रूव करते हैं तब हम एंगल का कंप्लीट नेम लिखेंगे। जैसा कि अगर यहाँ पे एंगल बी लिखना है मुझे, तो मैं एंगल बी नहीं लिख के मैं लिखूंगी एंगल ABC, एंगल ABC। अगर मुझे एंगल सी लिखना है तो मैं एंगल सी नहीं लिखूंगी, मैं लिखूंगी एंगल BCA। सिमिलरली एंगल ई के लिए मैं लिखूंगी एंगल DEF और एंगल एफ के लिए मैं लिखूंगी एंगल EFD। मैं दोनों ही ट्राइंगल्स में एंटी क्लॉकवाइज चल रही हूं, आपको समझ में आ गया होगा। तो एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल DEF, इसको हमने लिख दिया 1। सेकेंड चीज हमने लिखी एंगल BCA इज इक्वल टू एंगल EFD, इसको हमने लिख दिया स्टेटमेंट 2। और तीसरी चीज हमने क्या लिखी, दैट साइड AB इज इक्वल टू साइड DE, इस स्टेटमेंट को हमने लिख दिया 3। अब यहां हम क्या लिखेंगे, अब हम यहां लिखेंगे दैट टू प्रूव, हमें इस थ्योरम में प्रूव क्या करना है। ये चीजें हमने अज्यूम करी है, अब हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है दैट ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF। ये चीज हमें प्रूव करनी है। अब ये प्रूव कैसे करेंगे, उसके लिए वापस हम हमारे डायग्राम पे चलते हैं। हमने लिया B इक्वल टू E, C इक्वल टू F एंड AB इक्वल टू DE। अब अगर हम वापस से थोड़ा पुरानी क्लासेस में जाएं, छोटी क्लासेस में जब हमने ट्राइंगल्स पढ़ना शुरू किया था, 6th-7th की बात करी, मतलब हमने पढ़ा था दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। ये चीज हमने पढ़ी थी, यानी कि ट्राइंगल ABC में एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। और ट्राइंगल DEF में एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या मैं ये लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकती हूँ। तो हम लिख लेते हैं यहां पर दैट एज वी नो in triangle ABC, angle A plus angle B plus angle C is equal to 180 degree। इसको मैंने मार्क कर दिया 4। Also in triangle DEF, angle D plus angle E plus angle F is also equal to 180 degree। और इसको मैंने लिख दिया स्टेटमेंट और इक्वेशन 5। पेन चेंज कर लेते हैं ताकि थोड़ा कलरफुल दिखे। नाउ कैन वी इक्वेट बोथ द स्टेटमेंट 4 एंड स्टेटमेंट 5? यस, हम लिखेंगे अब इक्वेटिंग 4 एंड 5 वी गेट एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F। ये लिख दिया। अब वापस डायग्राम पे आते हैं एक बार। क्या मैं यहां लिख सकती हूँ एंगल B इज इक्वल टू एंगल D?
एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। बिल्कुल लिख सकती हूँ, ये हमने अज्यूम कर रखा है। तो अगर इस इक्वेशन में, यहाँ पर जो मैंने ये इक्वेशन लिखी है, अगर मैं इसको मार्क 6 कर दूं, तो क्या यहाँ पर मैं बी को ई से और सी को एफ से कट कर सकती हूँ इक्वेशन में? एंगल डी नहीं, एंगल ई, यहाँ पर एंगल ई आने वाला है। तो मैं अगर एंगल बी को एंगल ई से कट कर देती हूँ, एंगल सी को एंगल एफ से कट कर देती हूँ, तो मेरे पास फाइनल स्टेटमेंट आता है दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी। ये बहुत ही की पॉइंट आ गया हमारे पास इस थ्योरम के प्रूफ का। तो इसको मैंने मार्क कर दिया कैपिटल ए, ठीक है। और इसी चीज को मैंने अपने डायग्राम में भी मार्क कर लिया कि यहां पर मैंने लिखा दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, ठीक है। अब हमारे पास क्या आता है, हम वापस से हमारे डायग्राम पे चलते हैं, या हम थ्योरम की शुरुआत में चलते हैं। हमने कहा था नाउ फ्रॉम A1 एंड 3, इन तीनों स्टेटमेंट से हमें क्या मिलता है। ए में हमने कहा एंगल BAC, जो एंगल ए है हमारा, इज इक्वल टू एंगल EDF। 1 में हमने क्या कहा दैट एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल DEF। और 3 में हमने क्या कहा था दैट AB इज इक्वल टू DE। तो यहां पर जैसा कि मैं बना देती हूं, ABC ट्राइंगल और ये DEF ट्राइंगल। दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, हमने कहा दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल एंड दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। तो यहां पर मुझे बताओ कि आपको ASA कॉन्ग्रुएंसी दिख रही है? बिल्कुल दिख रही है। तो यहां पर हम इनको सीधा सीधा लिख देंगे दैट therefore from ASA congruency rule, triangle ABC is congruent to triangle DEF, hence proved। और इसी तरीके से हमने AAS कॉन्ग्रुएंस रूल को प्रूव कर दिया है यूजिंग ASA कॉन्ग्रुएंस रूल, इसीलिए इसको ASA कॉन्ग्रुएंस रूल का कोरोलरी कहा जा रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले सभी इंपॉर्टेंट डिटेल्ड वीडियोस ऑन योर क्लास 9th मैथमेटिक्स सिलेबस मिलते रहें आपको। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।